तो कक्षा 7 में हम लोगों ने वंदना देखा और मंगलाचरण किया। इसके बाद वर्ण विचार का क्रम देखा। वर्ण विचार में सभी स्वरूपों को देखा, स्वर, वर्ण, व्यंजन, वर्ण। इसके साथ ही संयुक्त अक्षर और कैसे अक्षर हमारे निर्मित होते हैं, वर्ण संयोजन करना, वर्ण वियोजन करना, अर्थात संधि विक्षेप को भी क्रम में देखते हुए, और खासकर हम लोगों ने र वर्ण के बारे में जाना। र वर्ण के सारे ध्वनियों के प्रकार, जो 3 प्रकार है उसमें, उसको भी देखते हुए अगला क्रम हम लोग का है पेज नंबर 9 पर। देखें आप, लिखा हुआ है प्रथमा पाठ 7वीं कक्षा आपके का प्रयोग हुआ है और आकारांत प्रयोग है। बोले प्रथमा पाठ, प्रथम माने होता है पहला, फर्स्ट। तो प्रथम शब्द के बाद जो 2 बिंदु लगा हुआ है वह कहलाता है विसर्ग। किसी शब्द के अंत में, बाद में, या किसी अक्षर के अंत में, बाद में लगने वाला 2 बिंदु कहलाता है विसर्ग। उसकी मूल ध्वनि होती है ह। तो बोले प्रथमा पाठ, ये प्रथम पाठ है, पहला लेसन है। पाठ माने होता है लेसन, प्रथम माने पहला। तो पहला लेसन, पहला चैप्टर आपको किस बारे में जानकारी देगा, क्या सिखाएगा आपको? बोल रहे हैं कि आकारांत प्रयोग। कुछ ऐसे शब्दों का समूह आप देखेंगे जिसमें आकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया, अर्थात दीर्घ आकारांत, जिसमें आ की मात्रा सुनाई देती हो, लिखी जाती हो, बोली जाती हो, आप प्रयोग करेंगे, इन शब्दों को देखेंगे। जैसे सामान्य देख रहे हैं कि चैप्टर में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, शब्द तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ शब्दों को रंगीन किया हुआ है। रंगीन शब्द हैं, रंजित शब्द हैं। तो रंगीन शब्द को संस्कृत में कहते हैं रंजित। रंजित माने रंगा हुआ। तो कुछ रंजित शब्द हैं इसमें, रंजित शब्द हैं। इन शब्दों को आकारांत का प्रयोग है, अतः उन शब्दों को रंजित किया हुआ, रंगा हुआ। तो उन शब्दों का प्रयोग हम करना सीखेंगे, जानेंगे कि आकारांत किसको कहते हैं, क्या प्रयोग की आवश्यकता है और कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। हम अपने शब्दों में, वाक्यों में कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी को बताते हुए लिखा है आकारांत प्रयोग। आकारांत प्रयोग करना आप सीखेंगे। आकारांत, दीर्घ आकारांत शब्दों का प्रयोग कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंतर्गत जानकारी देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। पहला वाक्य आया, बोले एषा छात्रा पाठशालां गच्छति, पाठशालायां अनेकाः छात्राः पठन्ति। तो ये जो आप वाक्य देखेंगे, इसमें विभक्ति जानेंगे, वचन देखेंगे हम लोग, शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, किसके बारे में बोध होता है, संज्ञा है, विशेषण है, सारी चीज़ें तो हम बताते चलेंगे। यही सारा रूप आप क्लास 6 में भी अब देख चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। तो वो जो आपका पढ़ा हुआ पहला है, वो जो आपने पहले पूर्व में पठित किया हुआ है, वो सारी चीज़ें अब फिर से रिपीट होंगी। आपको उन्हीं चीज़ को दोहराना है और पुष्ट करना है। दोहराने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप जिसको उसी चीज़ को दोबारा पढ़ रहे, नहीं। दोबारा पढ़ने का या मतलब यहाँ पर यह है कि आप उस चीज़ को और पुष्ट कर रहे हैं और कठोर बनाएंगे, ताकि वो जहन में रहे हमेशा, वो भूलने वाली चीज़ ना बन जाए। आगे देखिए, तो बोले एषा छात्रा पाठशालां गच्छति, पाठशालायां अनेकाः छात्राः पठन्ति। आगे एषा 7वीं कक्षा, कौन सी है? 7वीं कक्षा। कक्षायां छात्राः उपविष्टाः, ताः आसन्दिकासु उपविशन्ति। कक्षा की बात हो रही है। कक्षा में, कक्षा किससे बनती? छात्र और अध्यापक से कक्षा बनती। तो छात्र हैं, अध्यापक हैं, उसमें सहायता सामग्री क्या है? ब्लैक बोर्ड है, चौक है, टेबल है, स्टूल है, ये सारी चीज़ें, पुस्तकें, ये सब सहायता सामग्रियाँ क्या हैं, इनके बारे में बता रहा है। बोले एषा छात्रा पाठशाला गच्छति। अब शब्द, उसके वचन, विभक्ति और अर्थ को समझते हुए पूरा स्पष्ट रूप से चलते हैं। पहला लाइन, एषा छात्रा पाठशालां गच्छति। एषा छात्रा, तो बोले एषा शब्द है स्त्रीलिंगवाची। एषा शब्द को कहने से एषा, एषा शब्द है स्त्रीलिंगवाची। इस शब्द का हमेशा प्रयोग स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा, बालिकाओं के लिए, गर्ल के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसी शब्द का विपरीत बना दे तो पुल्लिंग में बनता है एषः, बन जाता है एषः। ये बनता है पुल्लिंग में, पुरुष के लिए, बॉय के लिए प्रयोग करते हैं। तो एषा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, इसका विलोम हो जाता है एषः। एषा शब्द पुल्लिंगवाची है, पुरुष के लिए, बॉय के लिए प्रयोग करते हैं। बोले एषा शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है यह, यह, या अंग्रेजी में आप जिसको दिस कहते हैं, THIS, दिस। तो शब्द वही है, एषः, एषा, अर्थ भी वही निकलेगा यह, लेकिन स्त्री के लिए एषा कहेंगे, पुल्लिंग के लिए एषा कहेंगे। तो बोले कि एषा छात्रा, अगला शब्द है हमारा छात्रा। अब देखिए, एषा शब्द को कहने से हमको यह के बारे में पता चला, इसका हिंदी अर्थ हुआ यह। किसके लिए प्रयोग करते हैं? स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। और एषा शब्द किस वचन का है? तो एषा शब्द में वचन है एक, क्योंकि एषा शब्द को बोलने से किसी एक महिला, एक बालिका, एक लड़की के बारे में पता चलेगा। अब बोले अगला शब्द आया एषा छात्रा।
तो छात्रा शब्द क्या है? छात्रा शब्द है एक वचनवाची, क्योंकि छात्रा कहने से एक छात्रा, एक लड़की, एक गर्ल के बारे में, एक विद्यार्थी के बारे में पता चलेगा। तो ये छात्रा शब्द में एक वचन है। छात्रा शब्द में कौन सा लिंग है, किसको बोला जाएगा छात्रा? तो छात्रा शब्द है स्त्रीलिंगवाची। छात्रा शब्द क्या? स्त्रीलिंगवाची। इसी का छात्र शब्द का पुल्लिंग में क्या बनेगा? तो बनेगा छात्र। छात्र माने तो होता है बॉय विद्यार्थी, बॉय स्टूडेंट, और छात्रा माने होता है गर्ल स्टूडेंट। तो छात्रा शब्द एक वचन हुआ, छात्रा माने एक छात्र, छात्रा शब्द का रूप चलाएंगे तो बनेगा छात्रा, छात्रे, छात्राः, रमा, रमे, रमाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। ये सब रूप आप देख चुके हैं पहले से ही, बस उसी चीज़ को और पुष्ट करना है, ध्यान दें। तो छात्रा शब्द में एक वचन हुआ, छात्रा शब्द बोलने से स्त्रीत्ववाची है, स्त्रीत्व की विवक्षा हो रही है, उसके बारे में पता चल रहा है। अतः छात्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? विद्यार्थी, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका अर्थ हुआ या विद्यार्थी, इसको कह सकते हैं। तो बोले छात्रा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, एक वचन हो गया, और विद्यार्थी। तो बोले कि एषा, यह जो महिला है स्त्रीवाची है, तो कौन है महिला, वह कौन लड़की है? तो बोले सा छात्रा, वह छात्रा है, वह विद्यार्थी है, लड़की है। बोले वो लड़की विद्यार्थी क्या करती? तो पाठशालाम गच्छति। पाठशालाम, देखिए इसमें दो शब्द है पाठशाला शब्द में। पहला शब्द है पाठ, पाठ माने होता है पढ़ना, टू स्टडी समथिंग, टू स्टडी समथिंग। तो पाठ माने होता है पढ़ना या स्टडी करना, उसी में एक शब्द प्लस कर दिया, जोड़ दिया, शाला। शाला माने होता है हिंदी, शाला शब्द का हिंदी अर्थ होगा स्थान। शाला माने होता है स्थान। तो बोले ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहाँ पर पाठ माने पढ़ा जाता हो, पढ़ाई की जाती हो, तो उसको कहेंगे पाठशाला। तो मिला देंगे, बन जाएगा पाठशाला माने विद्यालय, माने स्कूल, स्टडी सेंटर या कोचिंग। तो बोलेंगे ऐसी पाठशाला, ऐसा विद्यालय को गच्छति। तो बोले सा एषा माने यह, एषा माने यह लड़की, यह विद्यार्थी, छात्रा कहाँ जाती है? तो पाठशाला, पढ़ाई वाले स्थान को, अर्थात विद्यालय को, स्कूल को, पाठशाला को, विद्यालय को गच्छति, जाती है। तो गच्छति शब्द आया, गच्छति शब्द का हिंदी अर्थ होता है जाती है। गच्छति शब्द का हिंदी अर्थ होगा जाती है। तो देखिए इसमें गच्छति शब्द है, गच्छति, गच्छति शब्द का हिंदी अर्थ होगा जाती है, जाना, टू गो समवेयर। तो लड़की है तो जाती है, पुरुष होता तो जाता है, तो जाती है। गच्छति शब्द बना है गम धातु से, ग और म में हलंत रहेगा तो गच्छति शब्द बनेगा। गम धातु से गच्छति शब्द बनाए। धातुएं वो होती हैं जो शब्दों का निर्माण करती हैं। किसी शब्द के मूल को ही धातु कहते हैं, अर्थात किसी शब्द का अगर धातु पूछा जाए तो आप मूल उसको बताएंगे। धातुएं वो होती हैं जो शब्दों का निर्माण करती हैं। तो बोले कि गच्छति शब्द का निर्माण किसने किया, किस शब्द ने या किस धातु ने किया? तो गम धातु ने किया। तो गम धातु से शब्द बना गच्छति। गच्छति का हिंदी अर्थ होता है जाता है या जाती है। तो बोले कौन जाता है, कितने लोग जाते हैं? तो बोले एषा माने यह, छात्रा एक छात्रा, एक विद्यार्थी लड़की, पाठशाला, पाठशाला को, विद्यालय को गच्छति जाती है। तो जाने की जो क्रिया हो रही है इसको कौन कर रहा है? तो विद्यार्थी कर रही है, वह लड़की कर रही है, वह छात्रा कर रही है। वह कितनी संख्या में है? एक लड़की है, दो लड़की है, तीन है, या तीन से ज़्यादा लड़कियां छात्राएं हैं? तो बोले नहीं, एक, एषा एक ही है। छात्रा शब्द एक वचनवाची है, छात्रा शब्द में एक वचनवाची है, छात्रा, छात्रे, छात्रा। छात्रा पहले ही मिल गया, तो अर्थात एक लड़की है, एक विद्यार्थी है जो विद्यालय को जाती है। तो क्रिया हमारी एक वचन की हुई, क्यों? क्योंकि कर्ता भी हमारा एक वचन का है। जब एक वचन का कर्ता होता है तो एक वचन की क्रिया होती है। क्रिया हमारी यानी वर्ब फॉर्म हमेशा वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा कर्ता होता है या जिस वचन में कर्ता होता हो। तो एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया। सारी चीज़ें वही चीज़ आ रही है आपके सामने जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, आपको जानकारी है, कोई नया चीज़ इसमें नहीं है। बस आपको और पुष्ट करना है, उसको और मजबूत कर लेना। तो गच्छति शब्द में एक वचन हो गया। गच्छति का रूप चलाएंगे तो बनेगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ये रूप चल जाएगा इसका। किस लकार में आता है? तो लट लकार में आता है। अगला रूप तो बना, हम लोग देख लिए, एषा छात्रा पाठशालां गच्छति, पाठशालां अनेकाः छात्राः पठन्ति। अब इसके बाद देखिए, अब अगला रूप आया, अगली लाइन, द्वितीय वाक्य बोले कि पाठशालायाम। पाठशाला, वही पाठशाला माने पाठ माने पढ़ना, शाला माने स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पे पढ़ाई की जाती है। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो पाठशालायाम। अब बताइए पाठशालायाम में कौन सी विभक्ति? तो पाठशालायाम शब्द में विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो इसका रूप हम आप लोग को बताए थे, समझाए थे पूर्व क्लास में भी। सप्तमी विभक्ति में किसी स्त्रीवाची शब्द होता है तो पाठशालायाम, हाँ, जैसे रमायाम, लतायाम, बालिकायाम। तो सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है, अर्थात एक पाठशाला में
सप्तमी विभक्ति किस अर्थ को बताती है? कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण, अधिकरण अधिकरण माने आधार बन रहा है, वह विद्यालय में जा रही है, विद्यालय के अंदर जा रही है। तो पाठशालायाम लतायाम देवायाम महिलायाम रमायाम पाठशालायाम, तो पाठशालायाम शब्द हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। एक पाठशाला है, कई सारे पाठशाला नहीं है। तो बोले एक पाठशाला में लड़की बालिका, देखिए दिख रहा है यहाँ पर अनेकाहा छात्राः पठन्ति। तो बोले कि पाठशाला में एक लड़की तो जा रही है, लेकिन उसी पाठशाला में, उसी विद्यालय में, उसी स्कूल में अनेकाहा छात्राः। तो पाठशालायाम शब्द हमारा सप्तमी व्यक्ति का एक वचन हुआ। इसका अर्थ निकलेगा कि पाठशाला में अर्थात स्कूल, स्कूल में, स्कूल के अंदर या स्कूल में, एट स्कूल। तो बोले कि स्कूल में अनेकाहा छात्राः पठन्ति। अब अगला शब्द आया अनेकाहा। अनेकाहा शब्द का अर्थ होगा अनेक माने कई सारे, इसका हिंदी अर्थ होगा कई सारे यानी बहुत सारे, कई सारे या बहुत सारे विद्यार्थी। अनेकाहा छात्राः, अब छात्र शब्द का रूप चलाएंगे तो बनेगा छात्रः छात्रौ छात्राः। छात्र शब्द पुल्लिंगवाची है सामान्य तौर पे, तो छात्र शब्द का रूप चलेगा छात्रः छात्रौ छात्राः, अर्थात छात्र एक छात्र, छात्रों दो छात्र, छात्राः माने तीन या तीन से ज़्यादा। तो तीन, किसी विद्यालय में तीन छात्र पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा होंगे, कई सारे होंगे। तो छात्राः, तो बोले कि छात्राः अनेकाः। देखिए छात्राः शब्द का विशेषण बता रहा है, पूछा कितने छात्र, बोले अनेकाः बहुत सारे, अनेकाः छात्राः। तो छात्रा शब्द का अर्थ हुआ विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं? तो जब कोई संख्या तीन या तीन से ज्यादा हो तो छात्रा शब्द में हमारा हो गया वचन बहुवचन। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या तीन या तीन से ज्यादा होती है तो बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो वहां पर छात्राः शब्द हमको बता रहा है। ठीक है, तो बोले कि अनेकाः छात्राः पठन्ति, अनेक छात्र वहां पर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब देखिए अगला शब्द हमारा आया पठन्ति। तो बोले पठन्ति शब्द जो हमारा है ये क्रिया को बताता है। कितने छात्र पढ़ते हैं? बोले बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं? पाठशाला याम, पाठशाला में पढ़ते हैं सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी व्यक्ति किसी चीज में अर्थ को बताती है। में पेपर इसका चिन्ह है, जैसे कारकों के चिन्ह होते हैं तो उसी तरह सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह है में पेपर, किसी चीज में, किसी चीज पर। तो बोले कि सप्तमी पाठशालायाम, पाठशाला में अनेकाः बहुत सारे, छात्राः बहुत सारे, छात्र बहुवचन शब्द हो गया। पठन्ति, अब पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? छात्रों के द्वारा। छात्र करता है क्रिया के, तो जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है, पता है आपको? पता है। तो बोले पठन्ति शब्द हमारा ये है पठन्ति। तो बोले पठन्ति शब्द का हिंदी अर्थ होता है पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है, स्टडी करता है, तो पढ़ता है। तो बोले कितने लोग पढ़ते हैं? तो छात्राः बहुत सारे, बहुवचन है। तो पठ धातु, पठन्ति शब्द किस धातु से बना है? तो धातु भी देखते चले, मूल धातु, तो पठ धातु से पठन्ति शब्द बना है। पठन्ति क्रिया है, वर्ब फॉर्म है। तो बोले क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? हमारे छात्र ही करता है, क्योंकि पढ़ने का काम छात्र कर रहे हैं। तो क्रिया किसके द्वारा हो रही? छात्रों के द्वारा। तो छात्रों में कौन सा वचन है? बहुवचन। छात्राः, अनेकाः, छात्राः बहुवचन। इस नाते बोले पठन्ति भी बहुवचन का रूप हुआ। तो बोले इसका रूप चलाएंगे, बनेगा पठति, गच्छति, लिखति, हसति, गम गच्छति। तो बनेगा पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, हाँ, उत्तिष्ठति उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति। बोले कि पठन्ति बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, अतः कर्ता हमारा बहुवचन का था तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की हो गई। तो पठन्ति हमारा बहुवचन का क्रिया है। क्यों? क्योंकि क्रिया बहुवचन किस नाते? क्योंकि हमारा कर्ता भी बहुवचन का है। पठन्ति शब्द बना है पठ धातु से, इसका हिंदी अर्थ होगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। तो कौन सा वचन है पठन्ति शब्द में? बहुवचन है। तो इस प्रकार से बताया कि अनेकाः छात्राः पठन्ति, कहाँ पढ़ते हैं? तो पाठशालायाम, पाठशाला में पढ़ते हैं, विद्यालय में, स्कूल में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अब अगला क्रम आया तो बोले कि एषा सप्तमी कक्षा। एषा, देखिए एषा शब्द वही है जिसको आप अभी देखे थे। तो एषा शब्द का हिंदी अर्थ होता है यह, दिस। एषा शब्द का हिंदी अर्थ होता है दिस। ईशा शब्द में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंगवाची, क्योंकि ईशा शब्द हमेशा स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए या स्त्रीत्ववाची शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। जो शब्द स्त्रीलिंग के बारे में बताते हो उन शब्दों के लिए ईशा का प्रयोग करते हैं यह के अर्थ में। ईशा शब्द एक वचन का है, एक वचन, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या जब एक हो तो ईशा का प्रयोग करते हैं। ईशा, एते, एताः, इसका ऐसा रूप चलेगा। ईशा एक वचन, एता, ईशा, एते द्विवचन, और एताः जैसे रमा, रमे, रमाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। ठीक है, तो बोले कि एषा सप्तमी कक्षा। एषा माने यह कौन है? तो बोले कि सप्तमी कक्षा। सप्तमी माने सात। सप्तमी शब्द का हिंदी अर्थ होगा सेवन, सात। तो बोले कि यह 7 कक्षा है, 7th क्लास है। तो कक्षा शब्द देखिए हमारा कक्षा,
यहाँ पर कक्षा शब्द है। बोले कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीत्ववाची। कक्षा शब्द हमारा बोलने से स्त्रीत्व की विवक्षा होती है, स्त्रीत्व के बारे में पता चलता है। अर्थात कक्षा शब्द पूछा जाए कि कक्षा शब्द में कौन सा लिंग है, अगर पूछा जाए तो स्त्रीलिंग है। कक्षा शब्द हमारा स्त्रीलिंगवाची है, अतः कक्षा शब्द हमारा स्त्रीलिंगवाची है, इसी नाते उसकी विशेषता बतलाने वाला जो हमारा सर्वनाम है, तो ऐसा शब्द क्या है? सर्वनाम है, उसकी विशेषता बतलाए। तो यह कक्षा, कौन कक्षा? तो यह कक्षा। तो ऐसा शब्द यहाँ पर इसीलिए प्रयोग किया। तो ऐसा शब्द इसी नाते स्त्रीलिंगवाची है। क्यों? क्योंकि कक्षा शब्द जो मुख्य हमारा संज्ञा है, कक्षा शब्द क्या संज्ञा है, और ऐसा शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा की विशेषता बतला रहा है सर्वनाम, तो ऐसा शब्द सर्वनाम है और कक्षा शब्द संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। तो कक्षा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, इसी नाते वहां पर ऐसा लगा। कौन सी कक्षा है? तो बोले 7वीं कक्षा, 7th क्लास है। अगला क्रम, और कक्षा शब्द में वचन कौन सा है? तो बोले कक्षा शब्द में एक वचन है, क्योंकि एक ही 7 कक्षा है। क्या कई सारी 7 कक्षा होंगी? नहीं, 7 कक्षा एक ही है, उसके कई सारे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन 7 कक्षा एक ही होगा। तो बोले कि कक्षा शब्द में एक वचन है, एक कक्षा है। 7th क्लास कोई एक ही है, कई सारे 7th क्लास नहीं। तो अगला बोले कि कक्षायाम छात्राः उपविष्टाः। द्वितीय दूसरा लाइन देखिए, बोले कक्षायाम, वही पाठशालायाम, कक्षायाम, लतायाम, रमायाम, आसंदिकायाम। तो बोले कि कक्षायाम, उस कक्षा में। कक्षा शब्द का जब हम रूप चलाएंगे तो 7वें व्यक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा कक्षायाम। अर्थात कक्षायाम शब्द का हिंदी अर्थ होगा कक्षा माने क्लास में, ये अर्थ निकलेगा। कौन सा वचन है? तो बोले कि इसमें एक वचन है, कक्षायाम शब्द में एक वचन है। बोले कक्षा में, अर्थात उस एक कक्षा में, उस कक्षा एक के अंदर या में। बोले छात्राः, छात्र शब्द का रूप चलाएंगे तो छात्राः, छात्रे, छात्राः। उस एक 7 क्लास की एक कक्षा में बहुत सारे छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, बहुत सारे छात्र। उपविष्टाः, उपविष्ट शब्द का बना है, इसमें देखिए 2 शब्द हैं, उप और उसके बाद है विष धातु। विष धातु से बनता है, विष धातु बनाती हमारा अर्थ बैठने अर्थ में, बैठना। तो विष धातु को जब उप में मिला देंगे तो शब्द हमारा बन जाता है, इसका शब्द बनेगा उपविष्ट। उपविष्ट मूर्धन्य आधा श ट। तो बोले कि कितने बैठे? तो उपविष्ट छात्राः, तो इसका भी विशेषण बन जाएगा उपविष्टाः, अर्थात बहुवचन शब्द। तो उपविष्टा में कौन सा वचन हुआ? तो बोले बहुवचन शब्द हुआ। क्यों? क्योंकि बैठने का काम कौन कर रहे हैं? छात्र लोग। छात्रों की संख्या कितनी है? बहुत सारे हैं, तो बहुवचन की क्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि कर्ता बहुवचन का है, तो छात्रा शब्द बहुवचन का, इसी नाते उपविष्टाः, इसका रूप अगर चला उपविष्ट का बनेगा उपविष्टः छात्रः, उपविष्टौ छात्रो, उपविष्टाः छात्राः। बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं, कहाँ? कक्षायाम, कक्षा में बैठे हैं। तो उप शब्द से विष धातु मिलाएंगे। विष क्या हमारी धातु है, तो उपविष्ट शब्द को किस धातु में बनाया? तो विष धातु में। तो विष धातु से बैठने अर्थ बनाएंगे तो बनेगा उपविष्टाः। तो छात्राः उपविष्टाः, कुत्र उपविष्टाः, कहाँ बैठे हैं? तो कक्षायाम, कक्षा में, कक्षा के अंदर बैठे हैं, कक्षा के भीतर बैठे हुए हैं। और उप शब्द का अगर अर्थ देखा जाए तो उप शब्द का हिंदी अर्थ होता है ना समीप। उप शब्द का हिंदी अर्थ होता है समीप, किसी के पास। किसके पास बैठे हैं? कक्षा के पास बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं, नियर अबाउट टू क्लास। तो बोले कि 7वीं कक्षा में 7th क्लास में उपविष्टाः बैठे हुए हैं। अब अगला तीसरा लाइन आता है, ताः आसंदिकासु उपविशन्ति। तो बोले कि वे जो छात्र हैं विद्यालय में जा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं। कितने छात्र हैं? बहुत सारे हैं। क्या कर रहे हैं? बैठे हुए, उपविष्टाः बैठे हुए हैं। आगे बोले ताः, तो ताः शब्द आया, ये शब्द है साते ताः या सहतौते। तो बोले कि साते ताः स्त्रीलिंग में सा बनता है, सा माने वह एक, तौ सा ते माने वे 2, और ताहा माने वे सब। तो ताहा शब्द का हिंदी अर्थ होगा वे सब। अर्थात वे सब कौन? तो वे सभी, वे जो विद्यार्थी हैं, वे जो स्टूडेंट हैं, वे सभी विद्यार्थी, वे सभी स्टूडेंट। ताहा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वे सभी। ताहा शब्द में कौन सा वचन है? तो ताहा शब्द में बहुवचन है। क्यों? क्योंकि इसका जब रूप चलाएंगे तो स्त्रीलिंग में बनेगा। सा माने एक वचन, ते माने द्विवचन, ताहा माने बहुवचन। तो सा ते ताहा तीसरे नंबर पे आया तो बहुवचन हो गया। तो बोले ताहा माने वे सभी छात्र, वे सभी विद्यार्थी। ताहा वे सभी विद्यार्थी कहाँ बैठे हैं? तो बोले कि आसंदिकासु। आसंदिकासु शब्द में आसंदिकासु, इस शब्द का हिंदी अर्थ होगा सीट, माने आपका बेंच कह लीजिए, या फिर बेंच है, चेयर है, ठीक है, तो उसको आसन।
यानी किसी भी बैठने वाले एक वस्तु, जिस वस्तु पर बैठा जाए उसको आसंदिका आप कह सकते हैं। उसमें आप मेज भी ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, या फिर टेबल पे बैठिए, या फिर आप कुर्सी पर बैठिए, या आप किसी आसन पर, आप किसी चटाई पर बैठिए, आप किसी बिस्तर पर बैठिए, आप किसी ऐसी वस्तु पर बैठिए जो बैठने योग्य हो, तो उस वस्तु को आप आसंदिका कह सकते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। तो आसंदिका शब्द का बस इतना सा ही अर्थ है कि किसी चीज़ पर अगर बैठा जाए तो वह आसंदिका हो जाती कहलाती है, अर्थात बैठने योग्य, जिस पर बैठा जाए, सिटेबल, योग्य वस्तु, ऐसी सामग्री। तो चाहे चादर पर बैठिए, आप गद्दे पर बैठिए, या आप किसी मेज पर, कुर्सी पर बैठिए, तो वह आसंदिका कहलाएगी। तो बच्चे कहाँ बैठे हैं? सीट पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो देख रहे हैं कि मेज और स्टूल लगा हुआ है। तो बोले कि बच्चे अपने क्या कहते हैं, कक्षा में आसंदिका पर, ऐसे बैठने की सामग्री पर उपविशन्ति। तो वही उप माने उपविशन्ति, विश धातु बैठने अर्थ में, जैसे उपविष्टा शब्द बना था उसी तरह उपविशन्ति है। तो उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति। और देखिए आसंदिका सो, देखिए आसंदिका शब्द का हिंदी अर्थ हुआ सीट, कहीं पर जिस पे बैठने योग्य हो, सीट। और आसंदिका शब्द में विभक्ति है आसंदिकासु, सप्तमी विभक्ति। तो इसमें विभक्ति आपकी है सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है? तो सप्तमी व्यक्ति का वचन है इसमें बहुवचन। सप्तमी व्यक्ति का इसमें बहुवचन हुआ, आसंदिकासु, रमासु, लतासु। तो बोले कि किस पे बैठे हुए हैं? तो बहुत सारे छात्र लोग, विद्यार्थी लोग बहुत सारे आसनों पर, बहुत सारे चेयर पर, बहुत सारे कुर्सी पर, बहुत सारे मेज पर, टेबल पर इत्यादि पर बैठे हुए हैं। तो आसंदिकासु शब्द का हिंदी अर्थ हुआ सीट, बेंच या कुर्सी। कौन सी विभक्ति है इस शब्द में? तो सप्तमी विभक्ति है। इसका अर्थ निकलेगा आसंदिका पर, आसंदिका में, आसंदिका के ऊपर। तो वचन कौन सा है? तो बहुवचन, आसंदिकायाम, आसंदिकयोः, आसंदिकासु, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेज हैं, बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं, उस पर बैठे हुए हैं। कितने सारे? तो बहुत सारे छात्र। अगला तो बोले ताहा माने वे सभी विद्यार्थी, बहुवचन है। तो आसंदिकासु, तो बहुत सारे, जब छात्र की संख्या बहुत है तो आसंदिकाओं की संख्या भी बहुत सारी होनी चाहिए। जितने लोग हैं उतने बैठने के लिए स्थान होना चाहिए। तो आसंदिकासु में भी बहुत सारा बहुवचन हुआ, और उपविशन्ति, तो उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, इसमें बहुवचन हो गया। तो उपविशन्ति, तो उपविशन्ति का हिंदी अर्थ होता है बैठते हैं या बैठे हैं। प्रेजेंट टेंस का वाक्य, उपविशति एक बैठता है, उपविशतः दो बैठते हैं, उपविशन्ति तीन बैठते हैं या तीन से ज्यादा बैठते हैं, तो बन गया उपविशन्ति। तो बने कि उपविशतः, उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति। तो उपविशन्ति ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका हिंदी अर्थ होगा बैठते हैं या वर्तमान में, अभी तुरंत, तत्काल में बैठे हुए हैं। दोनों अर्थ में प्रयोग किया। जैसे राम जाता है या राम जा रहा है, तो दोनों वाक्य में वही बनेगा कि रामः गच्छति माने भी होगा कि राम जाता है, और रामः गच्छति माने ये भी होगा कि राम जा रहा है। तो जाता है या जा रहा है, दोनों अर्थ में रामः गच्छति ही वाक्य बनेगा। तो बोले वो दोनों अर्थ को बताएगा ऐसा। तो बोले कि उपविशन्ति, तो ताहा छात्राः उपविशन्ति, चाहा छात्र कहाँ बैठते हैं या कहाँ बैठे हैं? तो छात्र लोग आसंदिकाओं पर, आसन पर बैठे हैं या फिर आसन पर बैठते हैं। तो उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति बहुवचन हुआ, और उपविशन्ति का हिंदी अर्थ होगा बैठते हैं या बैठे हैं, ऐसा। अब अगला आया वाक्य हमारा। अब अगला बोल रहे हैं कि तदैव अध्यापिका कक्षायां प्रविशति, ताः छात्राः उत्तिष्ठन्ति, अध्यापिकां च नमन्ति, ताः वदन्ति आर्ये सुप्रभातम्, अध्यापिका वदति सुप्रभातम्, उपविशत। तो देखिए अब अगला हमारा आया, एक दो देख लिया हम लोग। अब तीसरा पैराग्राफ आया, तदैव अध्यापिका कक्षां प्रविशति। जब छात्र लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, छात्र अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं, तब अब उसके बाद टीचर की एंट्री होगी। तो बोले तदैव अध्यापिका, तो तदैव, तदा धन एव, ये दो शब्द हैं तदैव में। तदा का हिंदी अर्थ होता है तब, तदा माने तब, जब तब। तो तदा शब्द का हिंदी अर्थ होगा तब, एव माने ही। तो बोले कि तभी, जब छात्र लोग बैठ जाते हैं तभी क्या होता है? उसके बाद ही। तभी का मतलब होगा उसके बाद ही, उसके अनंतर ही, उसके पश्चात ही, आफ्टर सिटिंग द स्टूडेंट।
तो बोले कि बच्चों के बैठने के बाद तदा माने तब, ही माने एव माने ही, तो तदा धन एव, तदा और जब एव शब्द को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा तदैव। कैसे बन गया? बोले आ और ए जब मिलते हैं तो आई बन जाता है। ये आप लोगों ने संधि में देखा था, आप लोग को वर्णों के संधि में दिखलाया था कि कैसे वर्ण बनते हैं। तो आई कैसे बना? तो आ और ए मिल जाने पर आई अक्षर बन जाता है। तो तदा और ए मिल गए तो बन गया तदैव। तो तदैव शब्द का हिंदी अर्थ हुआ तब ही, माने तभी, उसके बाद ही क्या होता है? तदैव शब्द क्या है? अव्यय पद हो गया। ठीक, तो तदैव शब्द का हिंदी अर्थ हुआ तभी, उसके बाद ही क्या होता है? अध्यापिका। अध्यापिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची, क्योंकि अध्यापिका माने महिला अध्यापिका, और इसी का पुल्लिंग में विपरीत विलोम शब्द बन जाएगा। अध्यापिका का विलोम होगा अध्यापका, माने पुरुष पुरुष टीचर, पुरुष शिक्षक या पुरुष अध्यापक। तो बोले अध्यापिका माने महिला अध्यापिका, महिला टीचर क्या करती हैं? तो अध्यापिका शब्द कहने से एक महिला के बारे में, एक टीचर के बारे में, एक शिक्षिका के बारे में पता चलेगा। अतः अध्यापिका शब्द का हिंदी अर्थ हुआ टीचर या शिक्षक या शिक्षिका या अध्यापिका। और इसमें कौन सा वचन है? तो अध्यापिका शब्द में एक वचन है। क्यों? क्योंकि किसी एक क्लास में एक ही टीचर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे आएंगे। तो बोले कि अध्यापिका शब्द में एक वचन हुआ, क्योंकि एक अध्यापिका है, एक टीचर है। अगला बोले एक अध्यापिका तदैव तभी, उसके बाद कक्षायाम प्रविशति, कक्षायाम, लतायाम, रमायाम, आसंदिकायाम, पाठशालायाम। तो अगला शब्द हमारा आया कक्षायाम, वही शब्द है आप देख चुके हैं। तो कक्षायाम शब्द का हिंदी अर्थ होगा कक्षा में, क्लासरूम में। ठीक है, तो कक्षायाम शब्द में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। कक्षा में, कक्षा के अंदर, क्लासरूम के अंदर, प्रविशति। अब अगला है शब्द प्रविशति। प्रविशति, तो प्रविशति शब्द का हिंदी अर्थ होगा प्रवेश करता है या एंटर करता है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा प्रवेश करता है या प्रवेश करती है। महिला है तो प्रवेश करती हैं, ऐसा। तो बोले कि महिला, वह जो टीचर अध्यापिका है, वह प्रवेश करती हैं। तो वह शिक्षिका तब कक्षा के अंदर, कक्षा में प्रवेश करती हैं। जब, कब करती हैं? जब बच्चे पहले से बैठकर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो बोले अध्यापिका, एक अध्यापिका कक्षायाम, कक्षा के अंदर, कक्षा के भीतर, प्रविशति। प्रविशति शब्द का हिंदी अर्थ होगा प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं। प्रविशति शब्द क्रिया है, क्रिया है। तो बोले कि प्रविशति का रूप चलाएंगे तो बनेगा प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। जैसे पठति, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, उसी तरह है। तो बोले प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। तो प्रविशन्ति या प्रविशता नहीं प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि क्रिया हमारी एक वचन की है। कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं? एक अध्यापिका है, एक वचन का करता है, अतः क्रिया भी हमारी एक वचन की हुई। तो प्रविशति शब्द में कौन सा वचन हुआ? तो बोले प्रविशति शब्द में एक वचन हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है, तो क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है? शिक्षिका, अध्यापिका। कितने अध्यापिका है? एक अध्यापिका, एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया, अतः प्रविशति लगा। जैसे गच्छति, पठति, लिखति, उसी तरह प्रविशति। तो प्रवेश किया अध्यापिका ने। जब प्रविशति माने यदा, माने जब, शिक्षिका प्रविशति कुत्र, माने कहाँ पर? तो कक्षायाम। यदा शिक्षिका कक्षायाम प्रविशति तदा किम भवति, तब क्या होता है, क्या करती हैं वो? तो आगे बोले कि छात्राः उत्तिष्ठन्ति। तो छात्र शब्द का जब रूप चलाएंगे तो बनेगा छात्रः, छात्रौ, छात्राः। छात्र शब्द पुल्लिंगवाची है, माने छात्र माने एक छात्र, छात्रु माने दो छात्र, छात्राः माने बहुत सारे छात्र जो कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। तो छात्राः शब्द का हिंदी अर्थ हुआ बहुत सारे छात्र। वचन संख्या कौन सी है? तो बहुवचन हुआ। क्यों? क्योंकि संख्या में 3 या 3 से ज्यादा है। तो बोले छात्राः, बहुत सारे छात्र, उत्तिष्ठन्ति। उत्तिष्ठन्ति शब्द का हिंदी अर्थ होगा उठते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। तो बोले कि उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठन्ति शब्द का हिंदी अर्थ होगा खड़े हो जाना, स्टैंड हो जाना। तो बोले कि उत्तिष्ठति का रूप चलेगा जैसे पठति, गच्छति, लिखति, उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। उसी तरह बनेगा उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति, ऐसा रूप चलेगा।